एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 9 चारा। आज हम पार्ट 3 यूनिट 9 यूजीसी नेट पेपर 1 का पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमारे ऑलरेडी 2 आवर्स सेशन कंप्लीट हो गए। देन अभी हमारे इसमें क्या पढ़ेंगे, हम सारी एनर्जीज पढ़ेंगे। ओके, देन चलो पहले हम क्या कवर करने वाले हैं। हम इसमें करने वाले हैं नेचुरल एनर्जी सोर्सेज। मतलब आज की वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे कहें मैम लेंथी वीडियो, देखो बच्चों, अगर आप ये सोचो कि आप रील देखिए कोई एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे, नहीं हो सकता। आपको हमेशा क्या करना है, जब कोई भी कंसेप्ट समझना होता है हमेशा लेंथी वीडियो। मैं शॉर्ट्स वीडियो में बिलीव ही नहीं करती। कैसे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझा जा सकता है कि ठीक है विंड एनर्जी, लेकिन आपको पूरा नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज को समझना है तो आप कैसे शॉर्ट्स मिस करोगे ना। तो अगर आपका ये 3 to 4 आवर्स का सेशन है, कंप्लीट यूनिट 9 हो जाएगी, जिसके बेसिस पर आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो देखो आज क्या हमारा नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, फिर नेचर हैजार्ड्स डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, देन हम इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इंटरनेशनल ट्रीटी करेंगे, देन कौन से पूरा कंप्लीट आज आपका यूनिट 9 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सोइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, जितनी भी हैं आज सारा कंप्लीट होने वाला है आपका। देखो अब हम अगर बात करें कैपेसिटी के बेसिस पे कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, तो याद रखना सबसे ज्यादा होती है हमारी सोलर एनर्जी की। ठीक है, तो कभी कभी वो हायरार्की में पूछ लेता है, तो मैं आपको जस्ट पहले ये बता देती हूँ। सबसे हाईएस्ट हमारा सोलर होता है, देन विंड होता है, देन लार्ज हाइड्रो पावर होती है, बायोमास पावर होती है, न्यूक्लियर पावर होती है, एंड स्मॉल हाइड्रो पावर सबसे लोएस्ट होती है, क्योंकि इसमें 25 मेगावाट से भी कम होता है। एग्जाम में क्या पूछ लेता है, न्यूक्लियर दे देगा वो आपके ऑप्शन में, क्योंकि आपको पता लगेगा न्यूक्लियर तो बहुत बड़ा प्लांट है, लेकिन रियलिटी ये है कि न्यूक्लियर जो है लेस देन 2% ऑफ इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा सोलर और विंड एनर्जी है, तो यहाँ से आपका P/Q आ सकता है। देन देखो इस तरीके से सोलर एनर्जी हमारा पीक है, देन विंड, और सबसे छोटा है हमारा स्मॉल हाइड्रो, और देन उससे भी ऊपर हमारा न्यूक्लियर पावर। तो ये हमारा एक हायरार्की है। अब क्या हम फर्स्ट स्टडी करेंगे सोलर एनर्जी को। ठीक है, अब एक इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है, जैसे कि आपको पता होगी कि ये जो अलायंसेस है इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा इंडिया है। तो उस इंडिया जो फाउंडेशन कौन है इसका, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट में इसका इन्वेंट किया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया है। देन इट वाज लॉन्च इन 2015 ड्यूरिंग द COP21 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। तो अगर इससे क्या पूछे, क्योंकि देखो इंटरनेशनल पे भी अगर इंडिया डोमिनेट है तो वो क्या पूछेगा, सेक्रेटरीट लोकेटेड कहाँ है, तो आपको पता है गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, देन आपका इसका विजन क्या है, क्योंकि विजय क्या है कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसकी फुल फॉर्म में मतलब OSOWG की फुल फॉर्म, तो आपको पता है एक ही सन है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, और 1 वर्ल्ड है 1 ग्रिड है। तो गोल इज टू कनेक्ट द सोलर एनर्जी ग्रिड अक्रॉस द बॉर्डर सो पावर कैन फ्लो वे द सन हैज ऑलरेडी सेट। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है। अब इंडिया डोमेस्टिक टारगेट की बात करूँ, जियोग्राफी की बात करूँ, तो आपको पता है जो नेशनल एक्शन जो प्लान था हमारा क्लाइमेट चेंज कनेक्शन पे, तो वहां पे नेशनल सोलर मिशन है। ठीक है, जो कि हमारे जो इनमें से 8 मिशन है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसमें से ये जो हमारा एक मिशन है जो है सोलर मिशन। इसका टारगेट क्या है आपको पता, मेगा टारगेट है। जब आपने एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ वो हुआ था हमारा, तो इंडिया ने प्लेज किया था कि 2030 तक वो 500 गीगावाट, ठीक है, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जो आपकी पता है सोलर एनर्जी टास्क फुलफिलिंग द वास्ट मेजोरिटी नियर 300 गीगावाट ऑफ दिस टारगेट, बट अब इसका 2030 तक 5 गीगावाट है। ठीक है, देन टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी राजस्थान एंड गुजरात सबसे ज्यादा लीडर है हमारे सोलर सेलर कैपेसिटी में। अब देखो इनका रीजन क्यों है, राजस्थान गुजरात क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या हाई सोलर इंसोलेशन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इंटेंसिटी जो इनकमिंग सनलाइट की वो आती है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है हमारा जो ज्यादा ये मतलब फाउंडर बन गए एक तरह का। राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा हीट है, तो ये इन्वॉल्व करती है, इंसोलेशन प्रोड्यूस करती है, और जो भी सनलाइट आती है उसके बेसिस पे सोलर लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जैसे हमारा भादला सोलर पार्क हो गया राजस्थान में। देन साइंस ऑफ, अच्छा सोलर एनर्जी होती किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, तो याद पता होना चाहिए। पहला होता है हमारा फोटोवोल्टिक एंड दूसरा होता है हमारा थर्मल। तो हम पहले फोटोवोल्टिक की बात करेंगे। तो फोटोवोल्टिक क्या होता है, इस स्टैंडर्ड सोलर पैनल होते हैं जो हमारी सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो पीवी सेल होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, जो कि जिसका नाम है सिलिकॉन। ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, देन करंट ट्रैप में याद रखिएगा
कि वो पूछेगा कौन से टाइप ऑफ करंट सोलर पैनल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो याद रखिएगा दे प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट है जो, और जो होम यूज कौन सा कर रहा है, अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं। तो जब भी तो हमें आपको पता है, जब आपने देखा होगा जब आपके घर में जो सोलर प्लेट लगी है तो आपको इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला है कि सोलर हमेशा प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट। जैसे सोलर थर्मल, दूसरा कंसंट्रेटेड सोलर पावर, ये क्या होता है, ये पीवी सेल नहीं यूज करती, फोटोवोल्टिक सेल नहीं यूज करता। ये क्या करता है, एक जाइंट मिरर लगा देता है जिससे सनलाइट का पूरा जितनी भी हीट कैपेसिटी है वो एक पॉइंट पे, जैसे उन्होंने क्या किया, एक ऐसा मिरर लगा जो पूरे सनलाइट आ रहा है इसी पॉइंट हीट पे आ रहा है, देन बॉइलिंग, इससे क्या होता है, वाटर बॉयल हो जाता है, देन स्टीम प्रोड्यूस करता है, जिसके बेसिस पे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो सोलर थर्मल के बेसिस पे मतलब इतना गर्म पानी हो जाएगा कि वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दो तरीके से करते हैं। देन इकोलॉजिकल ड्रॉबैक ऑफ सोलर, देखो हर किसी चीज का ड्रॉबैक है। पहला कि ये कहीं ना कहीं अगर आपको लगता हो कि सोलर एनर्जी का जीरो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है तो प्लीज नहीं है, कहीं ना हर चीज की एक हिडन कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसकी भी हिडन कॉस्ट है ग्रीन एनर्जी की। तो देखो सबसे पहले अगर आप सोलर लगाओगे कहाँ, तो अब आपको क्या चाहिए, लैंड रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सोलर पावर है मासिव स्पेक्ट्रम, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको प्लेस करने के लिए मोर लैंड फॉर मेगावाट फॉर द पावर देन द न्यूक्लियर और कोल प्लांट, जितना आप न्यूक्लियर कोल प्लांट के लिए उससे ज्यादा हमें यहाँ पे चाहिए। और इसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड पर कहीं तो लगाओ ना, कोई तो सब्सिट्यूट होगा, और फॉरेस्ट आपके कटिंग हो रही है। देन इंटरमिटेंसी प्रॉब्लम, अब सोलर पैनल क्या है कि जो भी है आपको पता है जब हैवी मानसून हो जाता है या फिर नाइट है वहां पर ये प्रोड्यूस ही नहीं करते। जैसे आपने देखा आपके घरों में जो सोलर पैनल लगा हुआ है, तो जैसे बारिश का मौसम है, सर्दी के मौसम में, तो वो इतना प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये भी प्रॉब्लम है कि वो एक कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, ये हमेशा दिन में ही जो हैवी सनलाइट होती है उसके बेसिस पे दिन में तो करती है, लेकिन रात में और मानसून जो खराब होता है वहां पर नहीं करती है। देन दे रिक्वायर अ मासिव हाईली टॉक्सिक, इसमें क्या होता है, जो इसके पावर को रिकवर मतलब बैकअप करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, फिर लिथियम आयन बैटरी बैंक टू स्टोर द पावर, ठीक है। ई वेस्ट क्राइसिस क्या है, सोलर पैनल हैव ए लाइफ स्टेन, आपको पता है एक सोलर पैनल की लाइफ स्टेन कितना 25 ईयर है, इसके बाद वो सारा ई वेस्ट बन जाएगा। तो मतलब ये हजारियस बहुत सारे इसमें कंटेन होते जाएगा, मीटल, लीड्स, मेटल, है ना, कैडमियम। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। अब हमारा ही सोलर एनर्जी खत्म, बस इतना पढ़ना है। देन कम टू द विंड एनर्जी। अब देखो विंड एनर्जी का अभी मैं ये रैंकिंग इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है। अब ग्लोबल रैंक, इंडिया करेंटली रैंक 4th इन द वर्ल्ड ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी। अब हमारा इंडिया कौन से चौथी रैंक पे, पूरे विश्व में 4th रैंक इंडिया की है जो विंड पावर कैपेसिटी करता है, जो कि अब हमारा क्रॉस हो गया 56 गीगावाट इन 2026 में। अब स्टेट हायरार्की की बात करूं तो देखो पहला हमारा गुजरात है, देन हमारा तमिलनाडु है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो सोलर हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, ये उधर ही साइड है, कर्नाटका, महाराष्ट्र। अगर देखो पहले क्या था कि प्लीज इसको अच्छे से रखना, पहले के टाइम पे तमिलनाडु फर्स्ट पे था, लेकिन अभी आपको क्या देखना है, 2026 का करंट अफेयर्स देखना है। तो अब ये हो गया गुजरात का, तो वो पूछ लेगा आपको कि यस इनमें से कौन सा है, क्योंकि अगर आपने पुराना पढ़ा होगा तो वहां पे ये तमिलनाडु शो हो रहा होगा। तो 4 डिकेड्स तमिलनाडु है अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, है ना। लेकिन अब क्या है, गुजरात ऑफिशियली सरपास कर दिया है तमिलनाडु को, और हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी, अब आज के डेट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर गुजरात होगा। देन जियोग्राफी ऑफ विंड की बात करूं तो जियोग्राफी में क्या है, क्यों है, मतलब विंड हमारा यहीं पे क्यों है, गुजरात और तमिलनाडु में ही क्यों है। तो आपको पता है कोस्टल एडवांटेज है, क्योंकि ये गुजरात और तमिलनाडु क्यों लूट करे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया है, ठीक है। अनऑब्स्ट्रक्टेड ओशियन विंड हिट द कोस्ट एट हाई, तो जो भी ओशियन उस पर जो विंड हटाती है तो उनको हिट करती है। देन स्पीड कंसिस्टेंट रहती है, जिससे कि हम यही हमारी टर्बाइन के लिए जो मूवमेंट होता है उसके लिए परफेक्ट है। डेट्स वाई जियोग्राफिकल एक एडवांटेज है तमिलनाडु और गुजरात के लिए। टोपोग्राफी फैक्टर की बात बताऊं कि जो विंड फार्म रिक्वायर है फ्लैट प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन, महाराष्ट्र लिवरेज द जियोग्राफिकल गैप इन वेस्टर्न घाट टू चैनल हाई स्पीड विंड। तो विंड फार्म को क्या चाहिए, फ्लैट प्लेट्यू चाहिए, कोस्टल प्लेन चाहिए। तो महाराष्ट्र के पास भी जियोग्राफिकल में है ना, वेस्टर्न घाट है जो आपने देखा जो कि हाई स्पीड विंड के लिए चैनलाइज करती है। तो आज की बॉडी में अगर बात करूँ कि पोटेंशियल है विंड एनर्जी का इंडिया में, कौन कैलकुलेट करता है, तो आपको पता है कौन करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। तो आपको पता है वर्ल्ड लेवल पर 4th रैंक पे, और अभी हमारा कौन है, गुजरात है, सेकंड पे तमिलनाडु है, प्लीज कंफ्यूज मत। देन ऑनशोर और ऑनशोर विंड, अब दो तरीके से हम विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है हम ऑनलैंड,
क्योंकि आज की डेट में इंडिया में ऑलमोस्ट 100% इंडियन स्टोल इसी कैपेसिटी के बेसिस पर कर रहा है ऑन सोल। लेकिन इसका ना एक ड्रॉबैक है, तो जो विंड ऑन लैंड इज हाईली वेरिएबल है। It faces friction from mountain, building, forest, making power generation fluctuate and unpredictable। क्योंकि आपको पता जब लैंड पर करो तो ये कहीं ना कहीं ना वेरिएबल टाइप है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कभी माउंटेन से प्रॉब्लम, कभी बिल्डिंग, कभी फॉरेस्ट हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे जो पावर जो जनरेट होती है ना उसमें फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है, देन अब आया हमारा सेकंड ऑप्शन ऑफ शोर विंड, मतलब ये जो विंड है वो ओशियन के अंदर है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट सी में ही टर्बाइन बिल्डअप कर देते हैं, देन उसके बेसिस पे वो उसमें कोई भी ये सारे बैरियर्स नहीं आते। तो एनटीए अगर पूछता है कि वाई ऑफ शोर इज कंसिडर सुपीरियर, इट बिकॉज द ओशियन विंड आर फास्टर, स्ट्रॉन्गर, फार मोर कंसिस्टेंट देन द लैंड विंड, है ना, अलाउ फॉर मासिव अनडिस्ट्रीब्यूटेड पावर। ठीक है, तो वहां पर क्या मासिव, क्योंकि आप जमीन पर करोगे तो कुछ ना कुछ अनइंटरप्शन जो इंटरप्शन रहेंगे। ठीक है, और समुद्र के अंदर है तो कोई भी इंटरप्शन नहीं है। इंडिया ऑफशोर विंड टारगेट आर फोकस एग्जैक्टली द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु, तो ठीक है गुजरात और तमिलनाडु में होता है। देन अब देखो, अब ऑनशोर हमारी इंडिया का बात करें तो 100% कैपेसिटी है, हाई फ्रिक्शन है, हाईली फ्लेक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि सपोज देखो यहाँ है, यहाँ माउंटेन है, यहाँ ये, तो इस तरीके से हमारा ये हो रहा है। देन ऑफशोर में ओशियन के अंदर आपने खड़े कर दिए। देन अब ये टारगेट जोन हमेशा गुजरात और तमिलनाडु में ही है, क्योंकि वहाँ का एक कोस्टल एक एडवांटेज है। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात रैंक 1 पे है, जो कि तमिलनाडु को सरपास करा गया है। ठीक है, देन कम टू द इकोलॉजिकल ग्रिड चैलेंज। अब एवियन मोर्टेलिटी क्या होती है, बर्ड स्ट्राइक, क्योंकि आपको पता है विंड एनर्जी ना, अगर देखो मैंने जैसे उसका सोलर का इम्पैक्ट बताया था कि ई वेस्ट होता है, ऐसी इसका है कि बिगेस्ट डायरेक्ट इकोलॉजिकल हजार्ड है विंड फार्म का मास किलिंग ऑफ लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। क्योंकि देखो जैसे वो मूव करती हैं, देन उसमें हिट करते हैं पंछी, या उनके जो पंख हैं वो उसमें हिट कर जाते हैं, जिससे कि वो खत्म हो रहे हैं, मतलब किलिंग हो रहे हैं। तो पूछा कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी के कारण हाई एवियन मोर्टेलिटी है, तो यहाँ का आंसर हो जाना चाहिए विंड। विंड के कारण ही हमारा ये ज्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। ग्रिड इंटरमिटेंसी प्रॉब्लम, अगर सपोज करूं कि विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम, है ना, व्हेन द विंड स्टॉप सडनली द पावर ग्रिड ड्रॉप्स। सपोज हमेशा तो विंड रहेगा नहीं, तो जैसे ही विंड स्टॉप हुआ, जैसे आपकी पावर ग्रिड ड्रॉप हो गई, तो ये क्या है, ये एक्सपेंसिव, इसलिए अब हम क्या करते हैं विंड सोलर हाइब्रिड लगाते हैं, जिससे कि अब आपको इंश्योर रहता है कि कॉन्स्टेंट बेस्ड जो लोड पावर है, कि जैसे कोई वेदर चेंज हुआ तो अब हाइब्रिड वाला बैलेंस कर लेगा ना, इसलिए अब हमारा सिर्फ विंड नहीं है, अब विंड सोलर हाइब्रिड हो गया। अब आते हैं हम हाइड्रो एनर्जी की तरफ। हाइड्रो एनर्जी याद रखिएगा दो तरह के हमारे हाइड्रो होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। स्मॉल हाइड्रो पावर क्या होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सबसे छोटा होता है हमारे कैपेसिटी में, ठीक है, जिसका 25 मेगावाट या उससे बिलो होता है, वो स्मॉल हाइड्रो पावर है। तो ये भी हमारे रिन्यूएबल क्लीन सोर्स रखा है, क्योंकि ये कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो अबव एनी प्रोजेक्ट कैपेसिटी जो अबव 25 मेगावाट्स है, तो ये हमारा लार्ज हाइड्रो पावर कहलाएगा। ठीक है, बिकॉज लार्ज डैम है मासिव इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, दे आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नॉट अ एमएनआरई। तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर लार्ज हाइड्रो पावर देख रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हमारा स्मॉल हाइड्रो पावर करते हैं। तो जो हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर इन इंडिया इज नॉर्थन हिली रीजन, उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट यूटिलाइजिंग नेचुरल माउंटेन स्ट्रीम, तो वहां पे ये सबसे ज्यादा स्मॉल वाला बेनिफिशियल। अब हम स्टडी करने वाले हैं रन ऑफ रिवर्स वर्सेस स्टोरेज ड्रेन। तो आपको पता है कि जो स्टोरेज वेस्ट हाइड्रो जो हम बड़े बड़े ड्रैम बनते हैं, उससे हम बोलते हैं कि उसमें क्या करते हैं, उसके आपको पता है हाइड्रो मतलब वाटर के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रो एनर्जी जनरेट करने वाले दो मेन स्ट्रक्चर तरीके हैं, जो कि आज मैं आज इस कंसेप्ट में क्लियर करूंगी। पहला है हमारा स्टोर बेस्ड हाइड्रो, मतलब जिसे हम लार्ज डैम्स बोलते हैं ना, जैसे एक कोई नदी है, ठीक है, वहां पे आप डैम लगाते हो तो बड़ा बड़ा, तो जिससे क्या पानी का फ्लो रुक जाता है। तो इनमें नदियों के रास्ते में क्या एक बड़ा कंक्रीट वाली खड़ी करके पानी को रोक देते हैं, जिससे कि एक जाइंट आर्टिफिशियल लेक डेवलप हो जाती है, और फिर उससे हम कंट्रोल तरीके से पानी छोड़कर हैवी टर्बाइन घुमाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो, तो बड़े बड़े डैम बनाना। देन रन ऑफ द रिवर क्या होता है, ये मैकेनिज्म ज्यादातर जो स्मॉल हाइड्रो पावर है, जो 25 मेगावाट की पावर है, उससे कम के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसमें आपको बड़े बड़े डैम बनाने की जरूरत नहीं है। इनमें क्या करेंगे कि एक नदियों का जो फास्ट नेचुरल फ्लो है,
वहां के एक छोटे से हिस्से में एक पाइप के थ्रू डाइवर्ट कर देते हैं जो टरबाइन को घुमाता रहता है, और बाद में उस पानी को दोबारा से वो नदी में आ जाता है। तो ये है, देखो ये जो स्टोरेज है कि आपको सारा पानी रोका, देन आपने उसमें जनरेट करा, देन ये रन ऑफ रिवर मतलब चलती हुई नदी में आपने छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट बना दिए जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो है वो हाईली इको फ्रेंडली है बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर फ्लडिंग मासिव एरिया ऑफ फॉरेस्ट। देन कम टू द इन्वायरमेंटल हजार्ड्स फॉर लार्ज ड्राम। तो आपको पता है क्या इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा मीथेन का ट्रैप है। जब एक बड़ा स्टोरेज सपोज करो डैम बना, ठीक है, जब एक डैम बनेगा तो क्या होगा, अब डैम बना आपका, देन उससे क्या हुआ कि जो हजारों एकड़ का फॉरेस्ट लैंड था, ग्रीन वेजिटेशन था, वो पानी के अंदर पूरी तरह डूब गए। ठीक है, जैसे वो पानी की तरह डूब गए तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो आपका मासिव अमाउंट है वो हमारा मीथेन जनरेट हुआ। ठीक है, क्योंकि जो अनेरबिक थे, जो हमारे ऑक्सीजन फ्री वाले थे, वो बिना ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में धीरे धीरे से सड़ने लग जाता है, देन वो डिकम्पोजिशन हो जाता है, देन वो हमारा मीथेन हमारा डेवलप होता है। तो यस, ये हमारा मीथेन है जो कि बहुत डेंजरस होती है, मतलब CO2 से भी ज्यादा ये डेंजरस होती है। देन अब आता है सिस्मिक हजार्ड। अच्छा, सिस्मिक हजार्ड क्या है, जैसे सपोज करो आपने बहुत सारा, अगर आपको एक ही जगह पर प्रेशर कंट्रोल किया है, ड्रम के पीछे क्या होता है बिलियन स्टोन्स पानी का आर्टिफिशियल वेट जमा हुआ है एक जगह पर, डैम में आपने पानी जमा कर दिया, जिससे क्या हुआ आपका वहां पर टेक्टोनिक्स जो फॉल्ट लाइन है वहां पर हैवी प्रेशर आया। तो हैवी प्रेशर के साथ क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, रिजर्वर इंड्यूस सिस्मिसिटी। ठीक है, तो यस, उस प्रेशर के कारण अर्थक्वेक के चांसेस हमारे बढ़ गए। देन हमारा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब लार्ज डैम होते हैं तो नदियों का जो फ्रेश वाटर है उसको नेचर उसके परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, जिससे क्या हुआ जो हमारे न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट है, जैसे उपजाऊ मिट्टी जो कि डैम वेल है उसके पीछे ही ट्रैप कर लेता है। उससे क्या होता है हमारी एक्वाटिक इकोलॉजी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे इसमें भी। तो ये जो हमारे जो डैम्स बना रहे हो उनके पीछे हमारे एक मीथेन गैस हो रही है, देन हमारा सिस्मिक हजार्ड भी हो रहा है और हैबिट फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है। देन कम टू द पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो। अच्छा, ये क्या होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नदियों के पानी से बिजली बनाने से ज्यादा ये क्या करती है, ग्रिड पर लोड मेंटेन करने और क्लीन एनर्जी को सेव करने का एक मैकेनिकल सिस्टम है। ठीक है, वो तो करती है, लेकिन ये क्या करती है कि मैकेनिक सिस्टम क्या है, अलग अलग हाइट्स पे बनी है, लेक्स पे, एक हाई पे बनेगा एक लो का बनेगा और उसके बीच में ये काम करती है। ठीक है, तो कैसे काम करती है, जैसे अगर आप सपोज करो डूरिंग द डे व्हेन सोलर एनर्जी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, तो अब क्या करेगी, ये जो ग्रिड है उस फ्री चीप पावर को यूज करके नीचे वाली लेकों से पानी को पंप करके ऊपर वाली लेकों में भेज देगी, मतलब नीचे से पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डूरिंग द सन, क्योंकि जो सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दी है उसके बेसिस पे। अच्छा, डूरिंग द नाइट क्या करेगी, जब सोलर पैनल आपको पता है कि रात में काम करना नहीं करता है, तो अब उसमें क्या होता है, तब पीक डिमांड आती है, तो वो क्या करते हैं ऊपर का जो पानी है वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे रिलीज किया जाता है, तो ये पानी टरबाइन घुमाकर इंस्टेंटली इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जैसे एट द नाइट, तो याद आ गया ना, दिन में क्या करेगी ये नीचे का ऊपर ले जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। देन नाइट में जब आपका सोलर पैनल काम नहीं करता तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पम्प्ड स्टोरेज है वो इंडिया का वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड है, सोलर विंड को बैलेंस और स्टेबलाइज करने का सबसे रिलायबल मैकेनिकल साउंड तरीका है। ठीक है, ये है हमारा, आप आई होप आपको ये हाइड्रो समझ में आ गया। देन देखो, अभी मैंने आपको लॉन्ग स्टोरेज किस तरीके से बनाई, ये मैंने आपको बताया, इसमें मीथेन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। देन आपका मासिव कंक्रीट ड्रम इस तरीके से बना। देन पावर हाउस हमारा यहाँ पे है। देन रन ऑफ रिवर में मैंने आपको बता दिया कि छोटे छोटे से, जैसे यहीं पे एक पाइप अटैच कर दिया, यहाँ पे आपने टर्बाइन के थ्रू जनरेट कर दी। पम्प स्टोरेज में क्या होता है, दो हैं, एक पॉइंट यहाँ पर बनता है और एक पॉइंट आपका यहाँ बनता है। जो दिन के समय ये क्या करती है, ऊपर का प्रेशर मतलब नीचे का प्रेशर ऊपर ले जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास इनफ होती है, और रात में ये नीचे लाती है, तो जिससे क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बैलेंस रहती है और आपको यूटिलाइज करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी। देखो, अगर आपको पता हो तो बायोमास क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और ये किसी रॉ मटेरियल कैसे बनता है, ये रॉ मटेरियल के ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। तो आप प्लीज इसको अच्छे पढ़िएगा, फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो ड्राइव फ्रॉम द लिविंग एंड रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे क्रॉप रेजिड्यू हो गए, काउ डंग हो गया, ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होगा, उससे ये हमारा बायोमास जनरेट होता है। अच्छा, केमिकल, अच्छा एक बात बताओ, अनेरबिक और अरेबिक टर्म में क्या होता है,
कि देखो बायोगैस या गोबर गैस बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन करो। तो ये क्या है, अनएरोबिक इन्वायरमेंट है, मतलब अनएरोबिक का मतलब यहाँ ये यानी कंप्लीटली विदाउट द ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ठीक है। और जो एरोबिक होता है वो हमारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हुई तो प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो प्लीज जो हमारा बायोगैस का वो है वो हमारा अनएरोबिक इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है, ठीक है। अगर और अब हम आते हैं कि गैस कंपोजिशन मतलब किस तरीके से, तो एनटीए क्या है, डायरेक्टली इस केमिकल कंस्टिट्यूट के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आपको पता है जो मीथेन है हमारा प्राइमरी गैस है जिसका शेयर 50 to 75% होता है। ये अकेली वो कम्बस्टेबल गैस है जो एक्चुअली बर्न होकर एनर्जी और आग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मीथेन याद रखिएगा। कौन कौन सी गैस, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंडरी गैस है जिसका शेयर हमारा 25 to 50% होता है। तो इसमें ट्रेस अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और मॉइस्चर भी होता है। तो प्लीज ये हमारी गैस है ना, और ये हमारा अनएरोबिक एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है। और बायोमास किस होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से। देन बायोमास अगर हम पढ़ेंगे बायोमास कोजेनरेशन, तो देखो बायोमास कोजेनरेशन क्या होता है। अगर बात करें बेगास, तो कोजेनरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस टू फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट स्ट्रीम फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम फ्यूल सोर्स साइमल्टेनियसली, इट इज अ हाईली इफिशिएंट। सपोज ये कहना चाह रहा है कि अगर कोजेनरेशन एक ऐसे इफिशिएंट प्रोसेस है, इसका मतलब एक ही फ्यूल सोर्स को जलाकर आप एक साथ दो अलग अलग फॉर्म को एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, जो क्योंकि जनरली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल हीट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये बैगेज ट्रैप क्या है, रिपीटली आस्क अबाउट द बेगेस्ट यूज फॉर, तो याद रखिए बेगेज क्या होता है, हमारा ड्राई होता है, ठीक है। जैसे बेगेस आपने एक डिसीज भी पढ़ी होगी बेगेस, जो हमारी शुगर केन से और पेपर इंडस्ट्री से होती है। तो ये एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट है बेगेस। जैसे गन्ना क्रश करने के बाद जो ड्राई पल्पी फाइबर गन्ने की जो वो होती है ना, ऊपर की जो लेयर होती है वो बचती है, उससे बेगेस बोलते हैं। तो इंडिया में शुगर मिल इसी बेगेस की फैक्ट्री में के अंडर को जनरेशन प्लांट में जलाकर अकेली पूरी फैक्ट्री के लिए पावर बनाती है और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बेच देती है। तो यस, जो ये ना फर्म जनरेशन, हमें ये तो पढ़ा है कि दो फर्म एक एग्जैक्टली एक ही सॉइल का एक ही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्सेज का यूज करके जनरेट करते हैं। तो हमने बोला कि जो बेगेस होता है शुगर केन है, वही पूरा पूरा प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो उसकी वो ऊपर की लेयर होगी और जो एक्स्ट्रा होता है उसे बेच देती है। अब आते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल क्या होता है, अब जियोथर्मल हो गया आपका कि एनर्जी इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचुरल हीट जनरेटेड विद इन द अर्थ कोर मैग्मा, ग्राउंड वाटर सीप्स फ्रॉम हीट ऑफ नेचुरली रिच back to the surface as a stream of hot spark. We use the steam to spin electrical turbine. तो अगर आपको पता है जियोथर्मल जो हमें अर्थ के अंदर से, मतलब जियोथर्मल एनर्जी का धरती के अंदर से जो मौजूद जो नेचुरल हीट है, जो आपका मगमा है उस कोर से निकलती है, या फिर आप कह सकते हो जो अंडरग्राउंड हमारा वाटर है जो नीचे जाकर गर्म मगमा को कांटेक्ट में आता है, तो वो ये क्या करता है, एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग डेवलप करता है ना। तो हम इसी स्ट्रीम का यूज करके टर्बाइन को स्पाइन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जियो मतलब आपका अर्थ के बीच में से, ठीक है। देन अब आता है इन्वायरमेंटल हजार्ड। वाइल इट डज नॉट बर्न फॉजल फ्यूल इट इज नॉट 100% क्लीन, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि ना तो हम फॉजल फ्यूल इसमें बर्न करते और ये हमारी 100% क्लीन भी नहीं है। तो जियोथर्मल प्लांट रिलीज हाइड्रोजन सल्फाइड इज हाईली टॉक्सिक कोरेसिव गैस, स्मेल लाइक अ रोटेन एग, सड़े हुए अंडे की तरह, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रॉपर क्लीन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इस बताइए कि हाइड्रोजन ऑक्साइड उसे कहते हैं कि ये गैस से जो इस तरीके से गंदी स्मेल आती है कि वो कभी कभी आपको एसेसन स्टेटमेंट में दे देगा, तो याद रखना है 100% क्लीन नहीं है, इसमें भी हाईली टॉक्सिक गैस निकलती है। देन जियोथर्मल हॉटस्पॉट इन इंडिया। अच्छा, अब ये क्या पूछ लेता है, कभी कभी इंडिया के जियोथर्मल एरिया को उनकी स्टेट के साथ मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली इनको बेसिस पे स्टडी कर दे। जैसे पूगा वैली है, पूगा वैली हमारा क्या है, लद्दाख में, ये इंडिया का मोस्ट प्रोमिसिंग फ्रीक्वेंटली टेस्टेड जियोथर्मल फील्ड है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। देन मणिकरण है, मणिकरण हमारा लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, ये अपना उबलते हुए पानी को हॉट स्प्रिंग के जरिए फेमस है, मतलब ये फेमस फॉर द बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग। देन तट पानी हमारा छत्तीसगढ़ में। देन तुवा, तुवा हमारा गुजरात में। तो अगर क्वेश्चंस पूछे
कि स्टेट विद द हाईएस्ट इंस्टॉल जियोथर्मल कैपेसिटी। इफ टेल यू स्टूडेंट, इंडिया करंटली है जियो कॉमर्शियल। अभी हमने ये जीरो मतलब हम इसे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में काम नहीं करते, ये सिर्फ हमारी एक्सपेरिमेंटल साइड चल रही है, जैसे पोगा वैली हो गया, मणिकरण हो गया, तत्पानी, अभी हम इसको प्रॉपर कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं कर रहे। ठीक है, देखो इस तरीके से पुगा वैली मोस्ट प्रोमिसिंग है, सबसे ज़्यादा फेमस ये है हमारी, है ना, लद्दाख की। देन बॉइलिंग मणिकरण हिमाचल में, ये कहते हैं बॉइलिंग के थ्रू जनरेट करती है। ठीक है, देन तत्पानी हमारी छत्तीसगढ़ में, देन तुबा हमारी गुजरात में। तो याद रखिए इंडिया है एग्जैक्टली जीरो कॉमर्शियल है। एंड ये जियो थर्मल प्लांट क्या इमिट करते हैं, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि रोटेनेट की स्मेल आती है और बहुत ज़्यादा कर्सिव होती है। ठीक है, देन अब आते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये पूरा हमारा जो भी हम इन दो टॉपिक को स्टडी करेंगे, ये पूरा फिजिक्स, जियोग्राफिकल, केमिकल पोर्शन से कैसे ट्रैप बनते हैं। यहाँ स्टूडेंट अक्सर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो इसे अगर हम अब प्रॉपर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी द फ्यूल एंड जियोग्राफी प्रोसेस क्या होता है कि देखो, सबसे पहले इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्ट्रिक्टली न्यूक्लियर फिजन के थ्रू करते हैं। फिजन क्या होता है, हमारा एटम, जो एक फ्यूजन होता है जो मिला के करते हैं, फिजन होता है जो स्प्लिटिंग हैवी एटम्स का करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, करंटली हमारे ऑपरेशन रिएक्टर जो यूरेनियम 235 को फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। तो प्लीज न्यूक्लियर पावर कैसे जनरेट कर रही है, फिजन के थ्रू कर रहे हैं हमारे इंडिया में, नॉट अ फ्यूजन के थ्रू। तो अभी हमारा जो करंटली कौन है, यूरेनियम 235 है। देन अब आता है थोरियम ट्रैप। अच्छा, थोरियम ट्रैप क्या है कि बार बार ये क्वेश्चन वो रिपीट करता है, विच न्यूक्लियर फ्यूल डज इंडिया हैव द लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट रिजर्व है, तो वो हमारा थोरियम है। थोरियम क्या है, थोरियम इज फाउंड एविडेंटली इन द मोनोजाइट सैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। इंडिया एंटायर फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड ऑन ट्रांसमिटिंग एंड इम्पोर्टेड यूरेनियम डोमेस्टिक थोरियम। तो आपको पता है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो ये कहाँ पे, पहले तो कहाँ मिलता है ये पता होना चाहिए, केरला के कोस्टल एरिया के मोनजाइट सैंड में बहुत अच्छे खासे अमाउंट मिलता है। इंडिया का पूरा जितना लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, इन्हीं से इंपोर्टेड है, यूरेनियम एंड डोमेस्टिक यूरेनियम पे शिफ्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो प्लीज इससे आपको पता होना चाहिए। देन न्यूक्लियर पॉल्यूशन, टू कोर्स ऑफ हजार्ड्स हैं। अगर बोले कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो द आंसर इज नो, इट मीन जीरो। ये ग्रीन हाउस गैस जीरो प्रोड्यूस करता है, बट इसके दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। तो याद रखिएगा, इससे कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड थर्मल पॉल्यूशन होता है। अच्छा, कैसे, डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबल वार्मिंग रेट। अब क्या न्यूक्लियर एनर्जी से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो आपका आंसर तो ये हो गया कि नो है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि वंस द यूरेनियम यूज, आपका यूरेनियम यूज होगा, जो बचा हुआ स्पेंट फ्यूल है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, डेडली फॉर द 1000 ईयर्स। यस, वो हजारों साल तक डेडली रेडिएशन छोड़ता रहता है, इसे जला या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम। हैवीली सील्ड कंटेनर में मिट्टी के बहुत नीचे जियोलॉजिकल रिप्रेजेंट में परमानेंटली बरी करना पड़ता है, मतलब और नीचे इसे दबाना पड़ता है। ठीक है, जो बचा हुआ होता है। देन इससे क्या होता है, हमारा जियोलॉजिकल रिपोजिटरी, ठीक है, जो होता है ना, उसमें हम इसे डंप कर देते हैं। देन थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर किलर। आपको पता है कि रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए नदी या समुद्र के पानी में भारी मात्रा में यूज होता है। आपको पता होगा ये कि न्यूक्लियर प्लांट यूज मासिव अमाउंट ऑफ रिवर और ओशियन वाटर टू कूल डाउन द रिएक्टर। तो ये क्या करते हैं, दे डिस्चार्ज दिस वाटर बैक इनटू द एनवायरनमेंट एट मच हायर टेम्परेचर। अब वो बेटर एनवायरनमेंट में भेजेंगे तो हायर टेम्परेचर पे भेजेंगे, जिससे क्या होगा, सडन हीट शॉक की वजह से पानी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जिसके मतलब क्लीन वाटर है, वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, और यहाँ पे जो फिशेज हैं वो सफोकेट होकर डेडली हो जाएंगी। तो यस, इसके दो हैं, रेडियो एक्टिव एंड थर्मल पॉल्यूशन। देन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें, तो अब हमारा पहला है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, क्योंकि 1980 में आई थी टू मेंटेन द नेशनल इकोलॉजी। इन्होंने कहा कि मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस को, पॉलिसी को मैंडेट किया। एग्जैक्टली 33% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिक एरिया मस्ट बी अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो मतलब इनका ये था कि नेशनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए इंडिया का टोटल जियोग्राफिक एरिया कितना कवर करना मैंडेटरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 33% मैंडेटरी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया 33 को भी। जैसे अब इन्होंने बोला कि जो ये रूल है हमारा, इसको डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला पहला जो है हिली माउंटेनियस रीजन, इसमें 66% फॉरेस्ट कवर होने चाहिए, ताकि हमारी जो लैंड स्लाइड है वो हम उससे प्रोटेक्ट कर सकें, मतलब उसे हम रोक सकें। देन 20 जो % है वो हमारा प्लेन है।
प्लेन में क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट कवर होना, उन्हें लगता है कि 20% मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पर 20% फॉरेस्ट कवर हो और हिली माउंटेन में हमारा 66% कवर हो। ठीक है। देन कार्बन सिंक, फॉरेस्ट हमारे प्राइमरी टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान आप सबको पता होगी कि ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस and store in their wood and soil. Deforestation release all is store carbon back into the air. कि जब जितने ज़्यादा जंगल होंगे, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मतलब एब्जॉर्ब करेंगे। अगर सपोज करो अब अपना डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब डिफॉरेस्टेशन हो गया तो अब क्या होगा, जो इतना भी कार्बन है वो बैक टू द एयर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, हमारा कार्बन हमारा सिंक हो रहा है। तो ठीक है, इस तरीके डिफॉरेस्टेशन, ये लॉक्ड कार्बन वेपर्स एयर में चला जाता है, इसलिए हमारा जो होता है कार्बन सिंक होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव आपको पता होनी चाहिए कि पहले तो मैंग्रोव का साइंटिफिक नेम क्या है, जो बॉटनी में हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, सॉल्ट ड्रिंक ट्री होते हैं जो स्ट्रिक्टली हमारे कहाँ पे होते हैं, इन द कोस्टल लाइन और ब्रेकरेस वाटर में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंग्रोव्स मतलब बच्चे क्या करते हैं कि जनरली मैंगो का ट्री होगा, प्लीज़ आप बहुत PG स्टूडेंट हो तो उसके बेसिस पर टेक्निकल को अपने अच्छे से याद करना। तो ये कभी कभी ऑप्शन में ये इस तरीके से पूछ लेता है कि क्या पूछता है, साइक्लोन और सुनामी के डिस्ट्रक्टिव वेव को सोकर से जो क्षेत्र से, जो कोस्टल एरिया से कौन बचाता है। ठीक है, कौन बचाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो साइक्लोन आता है उससे हमें कौन बचाता है। तो याद रखिएगा मैंग्रोव फर्स्ट बताते हैं, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ना, वो जो उसके समुद्र की जो मासिव वेव्स आ रही है, जो स्पीड है उसको ये ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे क्या होता है, सबसे बड़ा कंटिन्यूस जो होता है वो ह्यूमन को हिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ब्रेक कर देती है स्पीड ऑफ फोर्स को, जिससे कि मासिव ओशन वेव बिफोर दे हिट द ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब पहुंचने से पहले कर देती है, इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बहुत जरूरी है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो है ब्लॉक करने वाला वो है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट कंटिन्यूस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। देन डिफॉरेस्टेशन एंड एल्बेडो इफेक्ट। अच्छा, एल्बेडो का मतलब क्या होता है? सपोज करो, एल्बेडो का मतलब होता है कि जब आपका कोई लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो वो कितना रिफ्लेक्ट करके रिटर्न भेजती है, यही होता है एल्बेडो का मतलब। होता है कि कोई सरफेस अपने ऊपर पड़ने वाली जो सनलाइट है वो कितना रिफ्लेक्ट मतलब वापस स्पेस में करती है। ठीक है, ये हो गया। तो कनेक्ट कटिंग डाउन द ट्री टू ग्लोबल वार्मिंग फिजिक्स। तो हम अगर पेड़ काटते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है, तो उन्होंने बोला तो इसका होता है एल्बेडो इफेक्ट। तो यस, फॉरेस्ट क्या है आपको पता है, डार्क ग्रीन है। ठीक है, तो जितना भी सनलाइट आएगी ये ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो लो एल्बेडो होगा, मतलब ये क्या करेंगे, हीट को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन ऐसे ही डेजर्ट हो गया, ठीक है, I7 हाई एल्बेडो होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीट को रिटर्न कर देते हैं। तो अगर व्हेन ह्यूमन कट डाउन द फॉरेस्ट, अगर सपोज ह्यूमन ने फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हुआ तो एल्बेडो ऑफ लैंड एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट मोर लाइट, जिससे क्या होगा, हमारा जो कार्बन सिंक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज हमें, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा हमें क्या करना है, एल्बेडो इफेक्ट हमेशा डाउन ही रहना चाहिए, मतलब हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि यस, अब हम आते हैं, अब हम स्टडी करेंगे नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल हजार्ड्स और वर्सेस नेचुरल डिजास्टर में क्या डिफरेंस है। देखो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, नेचुरल हजार्ड्स क्या हो गए कि एक नेचुरल इवेंट है जिसके कारण आपने हार्म पहुंचा सकता है, इतना पोटेंशियल होता है। सपोज करो आप कहीं समुद्र में आपका अर्थक्वेक आ गया जिसका 8.0 है, तो ये सिर्फ एक थ्रेट्स है। ठीक है, नेचुरल हजार्ड्स। लेकिन डिजास्टर क्या होगा, एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जब बनता है जब एक वल्नरेबल ह्यूमन पॉपुलेशन को, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो जैसे अभी अर्थक्वेक आ गया क्राउडेड पुअर, जैसे दिल्ली में अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिजास्टर हो गया। हजार से जहाँ पे आप एक इवेंट है, एक थ्रेट है कि यस ये हो सकता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब हम नेचुरल हजार को नहीं रोक सकते, लेकिन मिट्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रॉन्ग करके उन्हें डिजास्टर बनने से बिल्कुल रोक सकते हैं। ये हजार तो आना ही नेचुरल है, लेकिन हमें उन्हें डिजास्टर क्रिएट नहीं करना। अब आते हैं हमें एनडीएमए स्ट्रक्चर, ये हायरार्की ट्रैप है। सबसे पहले गवर्निंग एक्ट, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। तो अब ये क्या होता है, हमेशा याद रखना, प्राइम मिनिस्टर होता है इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप बिना सोचे समझे होम मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्लीज टिक मत करना, इसका PM होता है। ठीक है, PME NMU का एक्स ऑफिस चेयरमैन है। देन अब आती है नोडल मिनिस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री PM NDMA का हेड है, लेकिन नेशनल लेवल पर जो डिजास्टर रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट कौन करता है, नोडल मिनिस्ट्री करती है, जो कि कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। ठीक है, इस चीज को याद करेगा।
देन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो ये स्टेट लेवल पे कौन करता है, SDMA करता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है, याद रखना। देन अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर हेड करते हैं। तो प्लीज इन चीजों को आप याद रखिए। यहाँ पे PM वाला हमारा सबसे मेन है, देन नोडल वाला हमारा सारा स्टेट लेवल पे दिखता है, देन स्टेट बाय स्टेट होता है, देन डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट होता है। देन देखो इस तरीके नेशनल लेवल हो गया हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, देन स्टेट लेवल हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडेड बाई मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ठीक है। देन अब आते हैं अर्थक्वेक मेजरमेंट एंड सिस्मिक जोन। तो अगर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिकर वर्सेस मर्करी ट्रेप। अक्सर वो क्या कहते हैं इन दोनों स्केल का काम करने का तरीका क्रॉस मैच करके आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दे देता है वो एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए रिकर स्केल क्या होता है, रिटर स्केल क्या होता है। ये अर्थक्वेक का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड मेजर करता है, याद रखना ये कहता है मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और इट इज अ मैथमेटिकल एंड लॉगरिथम, ठीक है। और ये क्या स्केल मैथमेटिकल और लॉगरिथम होता है, मतलब ये मेजर कर रहा है कितना मैग्नीट्यूड है ना, 8 रेक्टर से आया, 7 का आया, ये वो होता है। अच्छा मार्कली स्केल क्या होता है, ये इंटेंसिटी को देखता है। इंटेंसिटी मतलब विजिबल डैमेज कॉज बाई बिल्डिंग एंड पीपल, कितना डैमेज हुआ है ना, लोगों को कितना डैमेज हुआ, बिल्डिंग को कितना हुआ, ये होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। मतलब मैथमेटिकल में आपने उसको मेजर किया कि यस इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, मर्कली ये बता रहा है किस इंटेंसिटी से आया, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि किस इंटेंसिटी से आया, तो ये हमारा देखेगा मर्कली स्केल। मिसिंग जोन क्या है, एनटी हमेशा पूछ रहा हाउ मेनी सिस्मिक जोन इन इंडिया, याद रखना 4 होते हैं, ठीक है। जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जोन अभी हमारा फर्स्ट अभी एग्जिस्ट नहीं है हमारे क्लासिफिकेशन में, तो प्लीज ऐसे मत सोचना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता है। डेंजर जोन हमेशा याद रखना जो जोन 5 है वो हमारा हाईएस्ट रिस्क एरिया है। इट इंक्लूड द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रान ऑफ कच्छ, गुजरात, ठीक है। तो ये सारे हमारे डेंजर जोन में आते हैं, ठीक है। मेन मिटिगेशन है प्राइमरी स्ट्रक्चर मिटिगेशन, रिट्रोफिटिंग और ओल्ड बिल्डिंग है ना, तो आप क्या करो आप रेट्रोफिटिंग कर रहे हो बिल्डिंग में, एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। अब इस तरीके की बिल्डिंग बना रहे हो जिसमें अर्थक्वेक आए तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का हमारा अर्थक्वेक वाला आया। देन अब देखो मैंने आपको पहले बताया मेजरमेंट स्केल है, तो अगर मेजरमेंट इंडिकेटर क्या है, मैग्नीट्यूड एनर्जी, ये देखता है कौन से उस पर आया है, स्पीड देखता है इसका, है ना, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है 1 2 3 4 5 6 9। अच्छा मरकरी जो होता है वो करता है कि कितना बिल्डिंग और कितनी इंटेंसिटी से उसने डैमेज किया, ठीक है। देन इंडिया की सिस्मिक जोन है, याद रखना 4 है। जोन सेकंड लो रिस्क होता है, जोन 5 वेरी हाई रिस्क है, तो जो ये एरिया है वो हमारा बहुत हाई रिस्क है, ठीक है। देन फिर हमारा आता है जोन 4, ये वाला हमारा जोन 4 है। देन ये हमारा जोन हमारा थर्ड है, और ये सारा हमारा जोन सेकंड है जो सबसे ज्यादा लो रिस्क होता है। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन, अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो यही इकलौता एक ऐसा रीजन है पूरा इंडिया में, जियोग्राफिकल रीजन है बिहाइंड द इंडिया साइक्लोन पैटर्न। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कब है, जब मासिव स्ट्रेच ऑफ वार्म ओशियन वाटर अबव द 26.5 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म द हीट प्रोवाइड द एनर्जी एंड अर्थ रोटेशन मेक द स्टॉर्म स्पन। तो अब आपको पता चल गया कि इसके लिए क्या चाहिए, वार्म ओशियन वाटर जो अबव द 26.5 डिग्री सेल्सियस की फॉर्म होता है, वो हीट प्रोवाइड करता है एनर्जी को, फिर उसकी बेसिस पर अर्थ रोटेट होती है, उसी की बेसिस से हमारा साइक्लोन आता है। तो बे ऑफ बंगाल क्या है, एनडी क्या पूछा था, वाई द ईस्टर्न कोस्ट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्रा गेट हिट बाई मोर साइक्लोन देन द वेस्टर्न कोस्ट गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल क्या है, वार्मर एंड मोर लैंड लॉक्ड है, ये क्या कहता है हीट को ट्रैप हो जाती है, फिर ये क्रिएट करता है परफेक्ट लो प्रेशर डिप्रेशन नीडेड फॉर द सीवियर साइक्लोन, दैट्स व्हाई मोर ट्रेजेडी हैपन इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, एक सिंगल मोस्ट इफेक्टिव नेचर मिटिगेशन स्ट्रेटजी है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव फ्लावर। अभी हमने पढ़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि हमारे कोस्ट लाइन साइड पे होते हैं, जो सुंदरबन में हमारे सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, ये साइक्लोन होने से कंट्रोल करते हैं, जितनी भी उनकी स्पीड होती है ऑब्जर्व कर लेते हैं जिससे कि ह्यूमन को वो एरर नहीं कर पाता, ठीक है। तो प्लीज मैंग्रोव फॉरेस्ट ही इसका मिटिगेशन है। सुनामी एंड अर्बन फ्लडिंग, अब सुनामी क्या है कि आपको पता है ये टेस्ट बिहाइंड दीज वाटर डिसीज। सुनामी बोले तो सुनामी किसी हमारे वेदर के थ्रू नहीं हो रही है, इज नॉट कॉज बाई वेदर, हाई टाइड्स और मून,
दे आर अ मासिव ओशियन वेव caused strictly by displacement of water to the undersea earthquake, underwater landslide, underwater volcanic eruption. सुनामी कब होती है? ये किसके बेसिस पे होती है? जब आपका अंदर जो ओशियन वेव है वो हमारे वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कभी अंदर आपका अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई या वॉल्केनिक इरप्शन हो गई, जब सुनामी आती है। वार्निंग सिस्टम इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इज रन बाई इनकोसिस लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, तो वहाँ के बेसिस पे वो हमें बता देता है कि सुनामी आने वाली है। देन अर्बन फ्लडिंग, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। एनटी इस तरह का सेशन रीजन पूछ लेगा कि वाई सिटी लाइक चेन्नई, बॉम्बे ड्रोन ड्यूरिंग मानसून। So yes, it's not just a heavy rain, it's just caused by extra urbanization, covering the natural soil, concrete the background, destroying the natural wetland, clogging the drain and plastic solid waste. इसलिए ये हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लडिंग होती है। ठीक है, देन हजार्ड वर्सेस डिजास्टर, मैंने आपको बताया था अभी, जो नेचुरल हजार्ड होता है वो इवन का पोटेंशियल, यस वो हार्म कर सकता है, जैसे अर्थक्वेक हुआ 8 मैग्नीट्यूड पर डीप एम्प्टी ओशन में, तो ये सिर्फ थ्रेट्स है। अब इस थ्रेट्स को हमें डिजास्टर होने से बचाना है, तो जब ये अगर हजार्ड स्ट्राइक करता है बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को, मासिव लॉस ऑफ लाइफ को, ठीक है, क्राउडेड जैसे दिल्ली सिटी में हो रहा है, तो वो डिजास्टर बन जाता है। तो हमें क्या करना है, ह्यूमन हजार्ड्स बिकम डिजास्टर जब होता है जब ह्यूमन वल्नरेबिलिटी इज हाई। तो हम इसको नेचुरल हजार्ड को तो स्टेप नहीं कर सकते, बट हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजास्टर बनने से। ठीक है, अब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क अगर पूछा जाए, इस यहाँ से हमेशा पीवाई को पूछा जाता है कि जस्ट लाइक द पेरिस अग्रीमेंट, अभी हमने पेरिस अग्रीमेंट करा था ना क्लाइमेट चेंज के लिए, तो वो पूछा था इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सा है। तो याद रखिएगा, पहला योकोहामा स्ट्रेटेजी जो 1994 में आई थी, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी जिससे हमारा डिजास्टर को हमें कम करना है, योकोहामा। देन दूसरा है ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जो कि 2005 से 2015, ये फर्स्ट मेजर यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट था जिन्होंने बिल्ड किया था द रेजिलियंस ऑफ नेशन अगेंस्ट द डिजास्टर। तो वो पूछ लेता है कि एनटी विल आस्क व्हाट सेंधाई रिप्लेस द ह्योगो। ठीक है, तो यस ये इस तरीके से पूछा जाता है। देन सेंधाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक जो आया है, तो आपको पता है दिस इज द करंट एक्टिव। याद रखना कि ये जो ह्योगो फ्रेमवर्क था ना 2005 से 15, ये फर्स्ट मेजर था, और एनडीए पूछेगा व्हाट सेंधाई ने किसको रिप्लेस किया, तो आपको पता है ह्योगो को रिप्लेस किया। 2015 के बाद अभी आया 2015 से 30 हमारा सेंधाई फ्रेमवर्क, ये क्या है, करंट एक्टिव ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि अडॉप्टेड किया था सेंधाई मतलब जापान में, एंड फ्रीक्वेंटली आज टाइम पीरियड पूछेगा तो 2015 से 2030। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। देन सेंधाई शिफ्टेड ग्लोबल फोकस फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हो जाता है ना जब हम देख पाते हैं, लेकिन ये कहाँ पे गया, उससे इसने अपना माइंडसेट शिफ्ट करके वो कहाँ आया, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगर पहले ही प्रिपेयर कर दो, पहले ही मिटिगेशन स्ट्रेटजी बना दो कुछ भी होने से पहले, जिससे कि हमारा डिजास्टर नहीं हो। तो इंडिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अलाइन किसके साथ करा है, सेंधाई फ्रेमवर्क जो कि जापान में। देखो लैंडस्लाइड एंड एवलांच मतलब जो माउंटेन्स हजार्ड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है एनटी क्या करता है, कभी कभी मिटिगेशन स्ट्रेटजी पूछ लेता है कि इन जियो फिजिकली जो हजार्ड्स हैं उनके लिए क्या है। तो जैसे हमारा फर्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, जब कोई आपका सॉइल बहुत सारे अमाउंट में जब पहाड़ों से नीचे आता है उसी तो बोलते हैं। तो ट्रिगर बाई हैवी रेन स्ट्रेचुरेट द सॉइल और बाय द अर्थक्वेक के थ्रू आया, या हैवी रेन हुई उसके बेसिस पे आया। देन पीवाईक्यू मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, ये सबसे ज्यादा अगर इसकी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो है हमारे अफॉरेस्टेशन, मतलब क्योंकि आप अगर प्लांटिंग कर दोगे तो जो डीप रोटेड ट्री है ना, जो ट्री है जो पेड़ों की जड़ है आपकी, वो मिट्टी को ऐसे टुगेदर करके बाइंड कर देती है। तो इससे क्या होगा, ये एक तरह का वो कहते हैं ना रिटेनिंग वॉल की तरह काम करती है माउंटेन हाईवे में। ठीक है, तो आप अफॉरेस्टेशन कर दो, देन रिटेनिंग वॉल्स कर दो अलोंग द माउंटेन हाईवे, और या टेरेस फार्मिंग कर दो। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, लैंडस्लाइड को रोक सकते हो। देन एवरेज स्नो आइस फॉल होता है तो क्या करना चाहिए, जैसे अचानक क्या होता है, जब स्नो अचानक हाई एल्टीट्यूड एरिया से गिरती है तो उससे बोलते हैं। तो अगर सपोज करो कि इसमें हमारा जैसे अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट साइट को काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया माउंटेन टनल, तो जिससे क्या हो गया, एंथ्रोपोजेनिक होता क्यों है, जो स्नो एक्टिविटी क्यों होती है, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड जो ट्रिगर करते हैं इन चीजों को जब ये ज्यादा रीजन होता है। देन ड्रॉट क्या है, ये पूछा है कि किस टाइप ऑफ डूइंग बीच डिस्क्राइब लेक ऑफ रेन इज टू सिंपल फॉर हीटिंग। तो ऐसा नहीं है, ये तो सबको पता है ड्रॉट क्या होता है, सूखा क्या होता है, कि वर्षा की कमी के कारण होता है, पर ये नहीं है। इसका ये बताएगा कि 3 तरह के हमारे ड्रॉट्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चर ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, व्हेन ए स्पेसिफिक रीजन रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस रेनफॉल देन द लॉन्ग टर्म एवरेज ओवर अ सीजन। जैसे एक नेचुरल में हमारा एवरेज सीजन पे जो रेन होती है ना, उससे बहुत डाउन में जहां वर्षा
वर्षा होती है उसे हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? व्हेन द लैक ऑफ रेन गोज सो फॉर लॉन्ग डेट इज सरफेस वाटर, जैसे रिवर, लेक्स, ग्राउंडेड वाटर टेबल ड्रास्टिकली ड्रॉप टू डेंजरस लेवल। अब सोचो जो आपकी बरसात उसकी कमी का कारण क्या है कि जो आपका सरफेस वाटर है वो हमारा बहुत दूरी में है ना, और ग्राउंड वाटर भी हमारा, जो ग्राउंड वाटर है वो भी हमारा उसका बहुत डाउन लेयर में हो गया। तो ये हो गया हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब ग्राउंड पानी हमारा बहुत नीचे चला गया है ना, और बरसात का पानी भी नहीं आसपास। देन एग्रीकल्चर ड्रॉट, सोइल मॉइस्चर ड्रॉट, व्हेन देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर इन द सोइल टू सपोर्ट द क्रॉप ग्रोथ। जब क्या होता है, जब आपकी मिट्टी में इतना इनफ मॉइस्चर नहीं होता कि जिससे कि वो क्रॉप की ग्रोथ हो, तो इससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉप होती है वो फेलियर हो जाता है। तो आपको पता है जो एग्रीकल्चर ड्रॉट है इज द स्ट्रेस वेयर डायरेक्टली ट्रिगर द मास ह्यूमन माइग्रेशन एंड पॉवर्टी सीवियरली अफेक्ट टू रूरल लेबर। तो इसके कारण हमें जो हमारे जो रूरल लेबर है उन्हें बहुत फेमस अफेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल पता चल गया जब सिग्निफिकेंट लेस रेनफॉल होती है। देन हाइड्रोलॉजिकल हो गया जब लेक ऑफ रेन नहीं है यहाँ पे, मतलब वर्षा की कमी के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया, मतलब अब ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। ठीक है, देन एग्रीकल्चर, जब आपके पास जब एग्रीकल्चर ड्रॉट होगा, जब खेतों में पानी नहीं मिलेगा तो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कैसे करेगा, कोई खेती कैसे ग्रो करेगी। ठीक, अब जियोफिजिकल वर्सेस मेट्रोलॉजिकल में डिफरेंस करना है। तो जियोफिजिकल क्या होता है, मैं आपको ऐसे इस कभी कभी क्वेश्चन ट्रैप कर देता है। तो फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, याद रखना जो अर्थ के अंदर से निकलता है उससे हम बोलते हैं जियोफिजिकल। मतलब अर्थक्वेक हो गया, वेलकनो हो गया, सुनामी हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, एवलेंच हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे अर्थ के उससे निकलते हैं। मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजिकल ओरिजिन क्या होता है, जो हमारे वेदर और एटमॉस्फेयर से होते हैं, जैसे कि आपका साइक्लोन हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, हीट वेव हो गई, ब्लिजार्ड्स हो गए, ये हमारे वेदर और एटमॉस्फेयर के बेसिस पे होते हैं। देन बायोलॉजिकल ओरिजिन से हमारा एपिडेमिक्स हो गया, पेंडेमिक जैसे कोविड-19 हो गया, डेंगू आउटब्रेक्स हो गया, लोकस्ट स्वार्म हो गया। ठीक है, तो अगर एनटीए लिस्ट कर दे अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, साइक्लोन, तो ऑड कौन सा है, तो आपको पता है आपका जो ऑड होगा वो कौन सा होगा, साइक्लोन होगा, क्योंकि ये ड्राइव्ड बाई वेदर और अदर ड्राइव बाई टेक्टोनिक्स प्लेट्स। तो इस तरीके से वो पूछ लेता है। तो आप याद रखिएगा जो अर्थ से, मेट्रोलॉजिकल जो आपके वेदर और एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अब देखो मैं और अच्छे से आपको समझा देती हूँ। जियोलॉजी में देखो अर्थक्वेक नीचे से आ रहा है, वोल्केनो भी आ रहा है, सुनामी भी नीचे से आ रही है, लैंडस्लाइड भी इस तरीके से हो रही है, और बर्फ भी इसी तरीके से हो रही है। मेट्रोलॉजी में साइक्लोन जो वेदर टेम्परेचर की बेसिस पे, फ्लड है, ड्रॉट है, हीट वेव है, ये सारा हमारा टेम्परेचर बेसिस होता है। क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स है, बायोलॉजिकल एपिडेमिक्स हो गई, कोई पेंडेमिक्स हो गया जैसे कोविड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑड वन इवन आउट निकाल सकते हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देखो अब हम पढ़ेंगे सारे एक्ट, तो अब याद रखिएगा ओरिजिन से पूछता ही पूछा है। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा था इतना इजी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। कब आया, जब आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी हमारी 1984, जो मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुई थी, उस टाइम पे ये हमारा एक्ट बना था, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट 1986। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जो प्रीवियस वाटर और एयर लॉ है वो बहुत वीक है, जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल ओरिजिन क्या है, ये एक्ट पास टू इम्प्लीमेंट डिसीजन टू मेड ऑफ, ये एक्ट हमारा पास हुआ था जो हमारा यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 हुई थी, वहां पे ये एक्ट पास हुआ था। देन कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप भी है इसका। अगर वो आपसे पूछे कि इम्प्लॉय जो हमारा विच आर्टिकल इम्प्लॉय जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, सॉरी गलत हो गया, इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो किस आर्टिकल के बेसिस पे है, तो आपको पता है कि जो आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव द पार्लियामेंट ऑफ पावर टू मेक अ लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो याद रखिएगा 253 आर्टिकल के बेसिस पे। और जो आर्टिकल 48 है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटी कि स्टेट और सिटीजन को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, और इन्वायरमेंट को भी, मतलब स्टेट सिटीजन है उसको प्रोटेक्ट किसको रखना है, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल से भी इसको सपोर्ट मिला। देन उसके बाद हमने पढ़ा अम्ब्रेला। ये लॉ डिफरेंट क्यों है, जैसे वाटर एक्ट आया, एयर एक्ट आया, उससे अलग क्यों है, क्योंकि ये हमें हमेशा याद रखना अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहलाता है। इसका मतलब ये सारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कवर करता है, एयर हो आपके, वाटर हो, सॉइल हो, नॉइज हो, हजार्डस वेस्टेज हो, सब एक सिंगल रूफ के अंदर सबके लिए इसमें सारी चीजों को कवर कर दिया। प्लगिंग द लूप होल ऑफ प्रीवियस, जो पहले लूप होल थे ना एयर और अलग अलग थे, अब सबको इसने एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो अगर पूछे कि क्या है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट
क्या है, इंक्लूड द वाटर, एयर, लैंड इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग देम अलोंग विद द ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन हो गया ना, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये भी है। ये हमारा कब हुआ था, याद रखना, भोपाल गैस ट्रेजेडी और आर्टिकल 253, इतना आपको याद रखना। ई वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल, सेक्शन 5 पावर देता है हमारा डायरेक्टली कट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और क्लोज इंडस्ट्री, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर मैं सेक्शन 5 की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो इशू कर सकती है डायरेक्ट रिटन ऑर्डर टू एनी पर्सन, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अथॉरिटी को पावर के रिगार्डिंग, जैसे डायरेक्ट क्लोजर, प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री प्रोसेस, वो दे सकती है कि ये आप क्लोज करो या प्रोविड करो या इसमें ये रूल रेगुलेशन फॉलो करो। द इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई टू एनी पॉलिटिंग फैक्ट्री, तो अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिंग कर रही है किसी भी को, तो उसको स्टॉपेज करने का भी इसका इमीडिएट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को जो पॉलिटिशियन कर रही है। स्टैंडर्ड सेटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सोल अथॉरिटी है जो कि स्टैंडर्ड सेट कर रखी है इमिशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल pollutants. Then register zone, the central has the power to declare certain area, जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, उन्होंने क्या किया, एक पावर दे दी कि जोन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो वेयर हैवी इंडस्ट्री आज स्ट्रिक्टली, जैसे डून वैली हो गए, तो वो कौन से हो गए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, मतलब रिस्ट्रिक्टिव जोन है। पेनल्टी क्या है, अगर पेनल्टी मैं बात करूं तो हम, आपका पता है, अगर कोई पनिश करता है एनीवन हु ब्रेक द रूल ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 ईयर और फाइन अप टू द 1 लाख मिल जाएगा, ठीक है। बोध भी हो सकता है एडिशनल 5000 पर डे अगर आपने इसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया। हजारिस वेस्ट रूल क्या, ऑल रूल रिगार्डिंग टू सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, हजारिस केमिकल आर इशू डायरेक्टली अंडर द पावर ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल करने जा रहे हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप अच्छे से फोकस करिएगा क्योंकि आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉनिटर प्रोटोकॉल किसके द्वारा होता है, इतना तो आपको पता होगा, ओजोन लेयर जो डिप्लीशन है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप जो इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन करी थी स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे, कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक में जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर है, तो उसका जो बाई फेजिंग आउट द प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसिंग, ठीक है। तो इसकी हमारी इसकी ट्रीटी हुई थी। देन अगर आपको पता हो इसके अंदर जो मॉनिटर प्रोटोकॉल है और ये क्या करता है, ओजोन लेयर फिल्टर आउट करती है हमारी हार्मफुल यूवी रेडिएशन, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट हमारे अर्थ पे यूवी रेडिएशन आएगी तो कहीं ना कहीं ये कैंसर और हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा मॉनिटर प्रोटोकॉल। देन इसको अडॉप्टेड इन ईयर को याद रखना, 16 सितंबर 1987 को इसे अडॉप्ट किया था। दैट्स व्हाई इस सेलिब्रेट द वर्ल्ड ओजोन डे ऑन सितंबर 16, ठीक है। और ये कब फोर्स में आया था, 1 जनवरी 1989 में आया था। तो एग्जाम्पल में अगर पूछे कि इफ से मॉनिटर प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स 1990, तो प्लीज क्लिक मत करना क्योंकि मॉनिटर प्रोटोकॉल हमारा 1989 में आया। ये इकलौती ऐसी ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की पूरी हिस्ट्री में जिसने यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, मतलब जितने भी हमारे 197 मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशन में, सबने इसको साइन किया, क्योंकि किसी प्रोटोकॉल में कोई यूनिट नहीं साइन कर रही है, लेकिन ये सिंगल ऐसा है जिसने 197 मेंबर ने साइन किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सीबीडीआर प्रिंसिपल। अब इस सीबीडीआर प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉल ऑपरेटर कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है कि कॉमन है, लेकिन ये सबके लिए कॉमन है, लेकिन सब लोगों के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट है। इट मस्ट ऑल कंट्री मस्ट प्रोटेक्ट द ओजोन बट डेवलप कंट्री मस्ट एक्ट फास्टर, क्योंकि आपको पता है दो कंट्री, एक डेवलप कंट्री होती है, एक डेवलपिंग हो रही है। तो ये कह रहा है कि यस, तो अगर कहीं सीबीडी आ रहा है तो याद रखना ये मॉनिटर में है, ठीक है। पहला तो इनका ये कहना था कि जो हमारी सारी कंट्री हैं सबको करना है, लेकिन जो डेवलप कंट्री है उसको ज्यादा, क्योंकि उसके पास इतना रिसोर्सेज है, इनफ है ना। तो अब इन्होंने कंट्री करी थी आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, देखो 5 कंट्री, नॉन आर्टिकल 5 कंट्री। आर्टिकल 5 कंट्री कौन सी थी, दीज आर डेवलपिंग कंट्री जस्ट लाइक इंडिया, चाइना, एंड नॉन आर्टिकल 5 कंट्री मतलब दीज आर डेवलप कंट्री लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन। अब एनडीए क्या पूछता है, डू डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री हैव सेम टाइम टेबल फॉर फेजिंग आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, तो आपका आंसर है फॉल्स है, क्योंकि जो आर्टिकल 5 है, मतलब आर्टिकल 5 में जो आपकी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनको थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो, है ना, टाइम टेबल थोड़ा लीनियंट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी डेवलप कंट्री है उनको आप फास्टली फाइनेंशियल, और हाँ, और जो आपकी डेवलप कंट्री है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, मल्टीपल फंड दे सकती है इस चीज को कंप्लीट कराने के लिए। तो सिर्फ सीबीडीआर वाला कंसेप्ट याद है। देन टारगेट केमिकल,
किस किस को टारगेट है? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा प्राइमरी टारगेट है, ठीक है। हिस्टोरिकली यूज इन आपको पता है कि ये हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज होता है ना। तो दे कंटेन क्लोरीन विच ट्रेवल टू द स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये क्या कहते हैं क्लोरीन कंटेन करती है। तो वो ट्रेवल क्या करके कहाँ चले जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हेलोन क्या होता है? हाईली ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल है, ठीक है। प्राइमरी यूज इन मासिव फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर वो हेलोन है, तो इससे भी हमारी ओजोन डिप्लीट होती है। देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस वर इंट्रोड्यूस्ड एज ए टेम्पररी लेस हार्मफुल रिप्लेसमेंट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बट दे स्टिल कॉज सम ओजोन डैमेज एंड करंटली बीइंग फेज्ड आउट द ग्लोबली, ठीक है। अब आया किगली अमेंडमेंट। ये हमारा जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ट्रैप है यहाँ से आया। किगली अमेंडमेंट क्या है कि ये आपको पता है ये अब अडॉप्टेड हुआ था हमारा 2016 में इन रवांडा, ठीक है। टारगेट क्या था इसका कि इट एम टू फेज डाउन, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको कम करना। तो ठीक है, तो अगर वो पूछ लेता है कि एनटी आस्क व्हाई एचएफसी वर एडेड टू द मॉनिटरी प्रोटोकॉल, तो याद रखना एचएफसी डू नॉट, ये डिप्लीट नहीं करता ओजोन लेयर को, और दे हैव बट दे इनक्रेडिबली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस जो 1000 टाइम मोर पोटेंट देन सीएटी। ये किगली अमेंडमेंट क्या होता है? मॉनिटरी प्रोटोकॉल को क्लाइमेट चेंज फाइटिंग ट्रीटी में चेंज करता है। तो प्लीज इसको याद रखना कि जो किगली अमेंडमेंट था वो किसके लिए था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को डाउन करने के लिए। तो अब उन्होंने बोला कि वाई एचएफसी वर एडेड टू मॉनिटर प्रोटोकॉल। तो आपको पता है एचएफसी ओजोन लेयर से कोई लेना देना है, वो डिप्लीट नहीं करता, उसमें तो जीरो क्लोरीन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या करता है? पावर जो हाउस होता है उसके लिए बहुत पावरफुल है, ठीक है। किगली अमेंडमेंट क्या हो? मॉनिटर प्रोटोकॉल को क्लाइमेट चेंज फाइटिंग ट्रीटी में चेंज कर दिया था किगली अमेंडमेंट ने। ग्लोबल गोल है बाय फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, किगली अमेंडमेंट प्रिवेंट अप टू द 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय द नियर 2100, ठीक है। तो आपको पता है कितना इन्होंने प्रिवेंट बचाते हैं? 0.5 डिग्री सेल्सियस से। अब इंडिया रूल क्या है एंड टारगेट? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया स्पेसिफिक कमिटमेंट टू किगली अमेंडमेंट। इंडिया टाइम टेबल, इंडिया फॉल इनटू द थर्ड मोस्ट लीनियंट ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री। मैंने आपको बताया दो कंट्री होती है, एक हमारा डेवलप होती है, एक डेवलपिंग होता है। तो इंडिया किसके अंदर आती है? जो मोस्ट लीनियंट ग्रुप है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जैसे हमारा चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, साउथ अरेबिया के साथ है। टारगेट ईयर क्या है? इंडिया इज कम्प्लीट रिड्यूसिंग, इंडिया ने कम्प्लीट किया है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है कंजप्शन वो 85% हम रिड्यूस करेंगे बाई ईयर ऑफ 2047, ठीक है। The Indian government recently directed authority to stop granting environment clearation for the hydrofluorocarbon production facility beyond the December 31st 2027। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? अथॉरिटी दे दिया कि यस आप जो स्टॉप कर दिया, ग्रांट दे दिया, इन्वायरमेंट क्लियर करो, जो नया जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन हो रहा है उसको बंद करा दिया। किसके बाद? 31 दिसंबर के बाद वो नहीं यूज होगा। अब हम आते हैं मॉनिटर प्रोटोकॉल हो गया, अब हम आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। देखो जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो हमारा किसके बेसिस पे? ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बेसिस पे। याद रखना मॉनिटर ओजोन था और ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस। ये अडॉप्टेड कब किया था? क्योटो में, जापान 1997 में। और लीगली फोर्स कब आया? 2005 में, ठीक है। और याद रखना जो हमारा जो इंडिया का जो रेटिफिकेशन हुआ था, रेटिफाइड हुआ था 2002 में, और यूनाइटेड नेशन ने कभी इसको रेटिफाइड किया ही नहीं। तो इसकी एक फिलोसफी थी CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स ये था कि क्लाइमेट चेंज तो कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, वो 150 साल से पहले से ही वो डेवलपिंग कंट्री उन्होंने बहुत ज्यादा कॉल, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन किया है, मतलब वो आर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि इनको हमें रिस्पॉन्स, इनके साथ बाइंडिंग होनी चाहिए जो डेवलप कंट्री है, और इनको इन्हें फिक्स करना चाहिए जो फाइनेंशियल बर्डन है। डेवलपिंग एग्जाम्पशन थे, क्योटो डेवलप कंट्री लाइक इंडिया चाइना एग्जाम किया था लीगल बाइंडिंग इमिशन से, रिडक्शन टारगेट से, ठीक है। और लेकिन इसमें हमारा नहीं था। उन्होंने बोला कि जो डेवलप कंट्री है उनको एक टारगेट सेट होना चाहिए, उसके बेसिस पे कर लेना। यही मेन डिफरेंस है क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट में, जहां पे सबके अलग अलग, पेरिस एग्रीमेंट में सबके एवरीवन हैज ए टारगेट, ठीक है, लेकिन हमारा जो क्योटो उसमें डेवलपिंग में एग्जेम्पशन था। टारगेट कौन कौन सी? ग्रीन हाउस ट्रैप्स, तो आपको पता है 6 ग्रीन हाउस गैस थी। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट अबंडेंट, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना कि इट इज द नाइट्रस ऑक्साइड, नॉट अ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। देन हमारा परफ्यूरोकार्बन, देन सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर ऑल,
ठीक है, नोट फॉर ये 7 गैस हैं जो हमारा, ये जो 7 है ना, जो 7th हमारी होगी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड वाज एडेड मच लेटर द 2010 अमेंडमेंट। 2012 के बाद एक और हमारा इसमें 7 पॉइंट एडेड हुआ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो यस, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इन सब में, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। देन 3 मार्केट मैकेनिज्म थी, एंड ये के टेक्निकल डिफरेंस पूछ लेता है आपका, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे क्या होता है कि इससे हम ना हेल्प करता है डेवलप नेशन की वो अपने टारगेट को चीपली अचीव कर सकते हैं। तो क्योटो क्रिएटेड 3 टूल्स। पहला क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इन्होंने बोला जो डेवलप कंट्री है ना, एग्जाम्पल हो गया जर्मनी, ठीक है, इन्वेस्ट इन ग्रीन प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक विंड फार्म। एंड डेवलपिंग कंट्री India, Germany get a carbon credit to offset its own pollution. India get free green infrastructure. मतलब इनका ये कहना था कि जैसे एक अगर सपोज करो डेवलप कंट्री हमारी जर्मनी है, तो वो क्या करे, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, ग्रीन प्रोजेक्ट में। कहाँ पे करे, इंडिया जैसी जगह पर, डेवलपिंग कंट्री में। जैसे जर्मनी को क्या मिल जाएंगे, इसके बेसिस पे कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे, ऑफसेट ऑन पॉल्यूशन। सो इंडिया गेट अ फ्री ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंडिया को भी एक फ्री ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा और जो जर्मनी है उसको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन दूसरा है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इनका ये कहना था जो डेवलप कंट्री इन्वेस्ट इन इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन अनदर डेवलप कंट्री। ये था डेवलप और डेवलपिंग के साथ है, ये डेवलप कंट्री दोनों मिलके इन्वेस्ट कर सकते हैं इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट पे। देन इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, तो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग कार्बन मार्केट डेवलप डेट इमिट लेस देन अलाउड कोटा। अगर आप सपोज करो जितना अलाउड कोटा है, ठीक है, अगर उससे आप कम कार्बन जो गैस इमिट कर रहे हो, तो आप एक्सेस जो सेल है उस गैसेस को सेल कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है। कहाँ पे दे सकते हो, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेट कर रहे हो तो वहां पे आप अपना सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग है। देन कमिटमेंट ऑफ पीरियड ऑफ डिफेक्टर। देखो फर्स्ट कमिटमेंट जो पीरियड आया था, याद रखना 2008 टू 2012 आया था, जिसका लीगल टारगेट था कि रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेज बाई एवरेज ऑफ 5% बिलो द बेस लाइन ऑफ लेवल ऑफ 1990। जो 1990 जो था ना, उससे हमें 5% और बिलो करना था। फिर दूसरा जो सेकंड कमिटमेंट आया था 2013 से 2020, ये ऑफिशियली नोन एज दोहा अमेंडमेंट बोलते हैं, जो कि ये दोहा में एग्रीड हुआ था और 2012 कतार में हुआ था। तो इन्होंने क्रिएट स्ट्रिक्ट इमिशन टारगेट कर दिए रिमेनिंग कंट्री के लिए, ठीक है। तो एंटी अगर पूछा जाता है मेजर कंट्री विड्रॉ रिफ्यूज टू साइन, तो याद रखिए यूएसए ने अभी तक इससे लीगल रेटिफाइड नहीं है इस प्रोटोकॉल का, और कनाडा लीगली विड्रॉ कर दिया इस ट्रीटी से एंटायरली इन 2012, क्योंकि उससे पता है कि अगर वो करेगा तो फिर हैवी पॉल्यूशन फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके अब देखो हम इनका कंपैरिजन स्टडी करें तो आपको पता है जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल था वो 1987 आया था, ओजोन लेयर को डिप्लेट ना हो सके ना, ओजोन लेयर को डिप्लेशन को बचाने के लिए। ये पहला ऐसा है जिसे 197 कंट्री ने साइन इन करी है, सारे रेटिफिकेशन मेंबर है, ठीक है। फेजिंग आउट द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है, केगली एलिमेंट हुआ जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी हमारा ऐड हुआ, ठीक है। इसको भी रिड्यूस करने के लिए केगाली वो आया था, अमेंडमेंट आया था। देन हमारा उसके एग्जैक्ट 10 साल बाद आया हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल था ग्रीन हाउस गैसेस। आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था कि अप्रोच करा था जो डेवलप CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लीगल बाइंडिंग लिमिट कर रही थी 6 गैसेस के लिए, जैसे CO2 है, CH4 है, N2O N2O है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन सब के लिए था। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रिंसिपल वो किसके लिए था, डेवलप नेशन के लिए था, और जो एग्जेम्पशन था वो हमारे डेवलपिंग कंट्री के लिए था। पेरिस एग्रीमेंट है, उन्होंने बोला कोई भी सरफेस से 2 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं होगा, ठीक है, हमें इससे नीचे ही रखना है। तो लिमिट वार्निंग वो बता दी आपने बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या था, बॉटम अप्रोच था, इन्होंने जो डेवलपिंग कंट्री के लिए एवरी 5 ईयर में टारगेट सेट करता है। अब रियो समिट कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। देखो अर्थ समिट, याद रखना अर्थ समिट है, रियो समिट है, ये 1992 में आया। देन फॉर्मल नेम क्या था, अर्थ समिट, ऑफिशियली नेम नोन एज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, याद रखिएगा UNCID, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। ये ईयर और लोकेशन क्या है, हेल्ड इन 1990 रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ था, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द रियो समिट, ठीक है। पर्पज क्या है, इट वाज द फर्स्ट मासिव ग्लोबल गैदरिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम आइसोलेटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब पहली बार ऐसा कोई प्रोटोकॉल आया जिसमें पूरा वर्ल्ड जो फोकस था ना वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आइसोलेट अलग अलग से फोकस होके अब कहाँ जा रहे थे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ दैट डज नॉट डिस्ट्रॉय द, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है लेकिन वो हमारे प्लानिट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करे। तो एग्जाम फैक्ट में याद रखिएगा कि जो रियो समिट है ना वो
रिजल्टेड टू टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट से, एक था लीगल बाइंडिंग कन्वेंशन जो फोर्स कर रहा है कंट्री को कि ये आपको करना ही है, दूसरा है हमारा नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो जस्ट रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अब मैं आउटकम, रियो का आउटकम क्या हुआ है? एजेंडा 21 नॉन बाइंडिंग, ए मासिव कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। जैसे हम 20 जो एजेंडा 21 है वो क्या है, एक एक्शन प्लान बनाया है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए 21st सेंचुरी में, डेट्स वाई एजेंडा 21। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा। अब आए यूएनएफसीसीसी, लीगल बाइंडिंग है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है, पेरेंट ट्रीटी है जो बाद में इसने किसको बर्थ दिया था, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से वो पूछता है, क्योटो ग्रीन हाउस गैसेस वाला और पेरिस एग्रीमेंट इसी से आया, यूएनएफसीसी से, लीगल बाइंडिंग से। देन अब आए सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी आउटकम है इतने सारे। देन यूनिसिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉमन डेजर्टिफिकेशन। तो याद रखिएगा यूएनएफसीसी, सीबीडी, यूनिसीसीडी आर कलेक्टिवली नोन एज अ रियो कन्वेंशन। ठीक है, देन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो अब ये नेचर ट्रीटी कैसा है, लीगली बाइंडिंग है इंटरनेशनल लेवल पर। लीगली बाइंडिंग मतलब सबको फॉलो करना है। 3 कोर गोल हैं, याद रख लेना। एंटी फ्रिक्वेंटली यूजेस करता है, सोशल रीजनिंग में पूछ लेगा, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ऑफ दिस गोल इज, पहला है कंजर्वेशन, दूसरा सस्टेनेबल यूज, तीसरा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट। कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पता हमें प्रोटेक्ट करके रखने हैं, प्लांट, एनिमल और इको सिस्टम। दूसरा सस्टेनेबल, हमें उनका यूज सस्टेनेबल करना है। ठीक है, जैसे हमें नेचर का यूज करो पर बिना उसके डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारी जनरेशन भी यूज कर सके। देन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेरिक रिसोर्सेज दिस प्रिवेंट रिचर फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रॉम स्टीलिंग ट्राइबल प्लांट मेडिसिन विदाउट पेइंग द कंट्री। तो आपको क्या करना है, सबको इक्विटेबल बेनिफिट्स मिलना चाहिए शेयरिंग का। तो ये आप जो अपने जेनेटिक रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज करो। तो जो हमारी रिच फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी वो क्या करती थी, स्टीलिंग ट्राइबल प्लांट्स मेडिसिन विदाउट द पेइंग दैट कंट्री। तो अब आपको इक्वल मिलेगा। ठीक है, देन इसके 3 होते हैं। देन 2 प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहला था कार्टेगना प्रोटोकॉल, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेगना प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था 2000 में। ये स्ट्रिक्टली डील विद द बायोसेफ्टी। ठीक है, बायोसेफ्टी से डील करता था। ये क्या करता है, इसका ये कहना था कि रेगुलेट द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इट एग्जिस्ट टू इंश्योर दैट लैब अल्टर जीन्स डू नॉट एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय द नेचुरल इकोसिस्टम। इसका ये कहना था कि हमें डील करना है बायोसेफ्टी के साथ। ठीक है, तो अगर आप कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या रेगुलेट करो तो सेफ तरीके से करो। ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करो, लिविंग ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। रिजल्टिंग क्या होता है, जैसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होती है एग्जिट करती है कि जो लैब अल्टर जीन्स हैं वो एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय ना करें नेचर इकोसिस्टम को। दूसरा नगोया प्रोटोकॉल, ये हमारा 2010 में आया। ये स्ट्रिक्टली डील करता है एक्सेस एंड बेनिफिट ऑफ शेयरिंग, ABC। ये इन्फोर्स करता है 3rd गोल ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंश्योर करता है इफ अ कंट्री एक्सट्रैक्ट जेनेटिक रिसोर्स लाइक अ यूनिक सीड एंड मेडिकल प्लांट फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन दे मस्ट फेयरली शेयर द कॉमर्स एंड टेक्निकल विद द नेशन। अगर आप सपोज करो कहीं से आपको जेनेटिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कोई यूनिक सीड्स हो गया, कोई मेडिकल प्लांट्स है किसी डेवलपिंग नेशन से, तो आप उनको भी शेयर दो कॉमर्शियल लेवल पे और टेक्नोलॉजी विद द नेशन। तो ये नगोया प्रोटोकॉल बोला है एक्सेस बेनिफिट और ये बोला है बायो सेफ्टी। ठीक है, इतना भी कर लें। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कार्टेगना प्रोटोकॉल क्या होगा, बायो सेफ्टी। ठीक है, और उसके बेसिस पे काम करता है। ठीक है, देन बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क होता है, सेफ हैंडलिंग करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, देन हमारा नगोया प्रोटोकॉल क्या है, अगर आप कोई एक्सेस बेनिफिट, अगर आपको कहीं कोई सीड्स मिल रहा है या कोई ऐसी चीज मिल रही है तो आप उनको भी फैसिलिटेट दो, उनको भी दो सब कुछ, मतलब उनको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग दो। देन हमारा ये क्या करता है, अब तीसरा है कुमिंग मॉनिटरिंग। कुमिंग मॉनिटरिंग में अगर आप पढ़ो फ्रेमवर्क जो कि 2022 का है, ये प्रोटेक्ट करता है 30% ऑफ लैंड एंड ओशियन बाई 2030। ठीक है, तो 2020 में जो कमिंग मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क आया था वो बोला 30% लैंड को हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय द 2030 से, तो 30-30 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 30/30 टारगेट है लैंड एंड ओशियन के। ओके, अब ग्लोबल टारगेट चिंगडू कुनमिंग प्रोटोकॉल जो अभी मैंने आपको बताया, ये एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट है जो कि 2011 से 2020 तक है। ये अडॉप्टेड एची जापान में अडॉप्ट हुआ था। इट कंसिस्टेड 20 टारगेट टू हाल द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने बोला कि इन्होंने क्या कहते हैं 20 टारगेट है
जो आपकी जो हाफ करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है उसके लिए 20 टारगेट्स हैं। सिंस द डेडलाइन पास 2020, ऑलरेडी डेडलाइन हमारे पास हो चुकी है, तो वो कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो यार ये कुनमिंग जो प्रोटोकॉल है ग्लोबल डायवर्सिटी फ्रेमवर्क करंट प्लान अडॉप्टेड दिसंबर 2022 को 14 में इन्हें रिप्लेस कर दिया एक ही टारगेट को, ठीक है। अब ये नया आ गया करंट प्लान में कुनमिंग मॉनिटर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि 2020 में एंड हो गया, अब नए नाम से आ गया 2022 में, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट क्या है? द फ्रेमवर्क इज फेमस फॉर द 30/30 टारगेट, जो अभी मैंने आपको लीगली बाइंड है कि वर्ड को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ड ऑफ लैंड एंड 30% वर्ड ऑफ ओशियन बाई ईयर 2030। तो ठीक है, एशिया टू कुनमिंग मॉनिटर, पहले ये एशिया था जो 2020 में एंड हो गया, अब ये क्या बन गया? कुनमिंग मॉनिटर बन गया। देन अब हम आते हैं पेरिस अग्रीमेंट पे। देखो पेरिस अग्रीमेंट की बात करूं तो ये अडॉप्टेड जो हमारे COP 21 में पेरिस फ्रांस में हुआ था 2015 में, और ये फोर्स कब में आया? 2016 में आया था, कि जो हमारे once enough country representing 55% of global emission ratified it। अल्टीमेट टारगेटेड क्या है कि एग्जैक्ट टेम्परेचर गोल पूछ लेता है कि कौन सा अग्रीमेंट है जो लिमिट करता है ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा हमारा पेरिस अग्रीमेंट है। वाइल एक्टिवली परस्यू एफर्ट टू लिमिट द, और हमारा एफर्ट रहता है कि यस कि जो आपका एफर्ट है वो लिमिट कर दे इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर स्टेटमेंट से पेरिस अग्रीमेंट एम टू लिमिट वार्मिंग एग्जैक्टली 2 डिग्री सेल्सियस, इट्स फॉल्स इन वर्डिंग वेल बिलो, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। देन अब आता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी की बात करूं जिस एब्सोल्यूट कोर मैकेनिज्म थी पेरिस अग्रीमेंट के लिए। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। पहले तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो एनडीसी क्या है? दे आर वॉलंटरी सेल्फ डिक्लेयर क्लाइमेट एक्शन प्लान है, सबमिटेड बाई एवरी इंडिविजुअल कंट्री, कोई भी कंट्री का इंडिविजुअल सबमिट कर सकता है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 5 ईयर साइकिल होती है। तो हाउ टारगेट आर अपडेटेड, आपको पता है हर 5 साल में अपडेटेड हो जाते हैं, और ये कहलाते हैं रेचिड मैकेनिज्म। टारगेट कैन ओनली गो अप नेवर डाउन, हमेशा टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ता है, कभी उससे आप ऐसे नहीं कर सकते 2 डिग्री सेल्सियस से अब ब्लो ही होना चाहिए। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है? जो डेवलप कंट्री है लीगली जो मोबिलाइज कर रही है $100 बिलियन पर ईयर बाई 2020 हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्री। क्लीन एनर्जी के लिए डेवलप कंट्री ने इतना अभी किया हुआ है, ठीक है। देन पेरिस वर्सेस क्योटो में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बात करूं, देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी? टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब ओनली वेल्थी डेवलप्ड नेशन लीगली बाउंडेड थे और टारगेटेड फोर्स कर रहा था, ठीक है, उनको कि यस आपको एड की कॉमन वर्ड डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। देन डेवलपिंग नेशन इंडिया चाइना एग्जेम्प्टेड थे। पेरिस एग्रीमेंट था बॉटम अप्रोच, ये अंडर द पेरिस यूनाइटेड नेशन डज नॉट फोर्स टारगेट थ्रू, इन्होंने फोर्स नहीं किया किसी को कि टारगेट करो, पर उन्होंने बोला ऑल कंट्री रिच एंड पुअर मस्ट सबमिट देयर ऑन वॉलंटरी टारगेट, आपके खुद के क्या टारगेट है आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर पूछे कोई इफ इमिशन टारगेट इन द पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग, द आंसर इज नो। सबमिटिंग रिपोर्ट इज लीगली बाइंडिंग बट अचीविंग द एक्चुअल टेम्परेट टारगेट इज वॉलंटरी, ओके। देन CBDR RC प्रिंसिपल, अब ये क्या होता है? देखो क्योटो ने यूज किया था, आपको पता हो, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पेरिस ने इसको क्या कर दिया? CBDR को कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, यस, तो ये हो गया। डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे। इट एक्नॉलेज कंट्री लाइक चाइना इंडिया हैव ग्रोन सिग्निफिकेंट सिंस 1997, देयर कैपेबिलिटी टू फाइट क्लाइमेट चेंज हैव इंक्रीज। तो यस उनका भी ऐसा नहीं आप एग्जम्पशन दे दो, एग्जम्पशन दे दो, अब उनके पास कैपेबिलिटी है कि यस वो जो फाइट क्लाइमेट चेंज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो अब उनके पास है कि वो इसके अंदर आए, ठीक है, मोर देन दे डिड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में नॉन बाइंडिंग थे डेवलपिंग नेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। हम इंटरनेशनल सोलर अलाउंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल सोलर अलाउंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं एग्जाम के बेसिस पे आपको बता दूं, क्योंकि हम अभी इंडिया का रोल भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप एग्जाम में याद रखिएगा ये किस दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था, इंडिया एंड फ्रांस ने, ठीक है। और कहाँ पे? पेरिस में COP 21 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और इंडियन करंट जो नेशनल डिटरमिन्स कंट्रीब्यूशन है वो हमारा COP 26 इन ग्लासगो में, ठीक है। इंडिया ने क्या किया? पेरिस एग्रीमेंट है उसको भी अपडेट कर दिया। तो अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्या क्या टारगेट्स हैं, तो याद रखिएगा रीचिंग 500 गीगावाट इज नॉन फ्यूचर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे नॉन फॉसिल की। मीटिंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाई द ईयर ऑफ 2070। ये हमारे टारगेट हैं। इंडिया करंट जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना, नेशनल डिटरमिन्स कंट्रीब्यूशन, तो ये है हमारे, ठीक है।
अब इंटरनेशनल सोलर अलाउंसेस का आप याद रखिएगा, इस टर्मोलॉजी को आप जरूर याद रखना, फुल फॉर्म वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो ये हमारा फ्रांस और इंडिया ने मिलकर गुड़गांव में इसका सेक्रेटरीट ऑफिस है, और ये 1000 बिलियन का टारगेट इन्वेस्ट करना है इसमें, या आप कह सकते हो $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, देखो अगर आप और भी इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो इंटरनेशनल सोलर अलाउंसेस को, तो याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया, फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसे किया था। कौन सा इवेंट था? जो नवंबर 30, 2015 में हुआ था, COP21 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और करंट स्टेटस क्या है? ISO ग्रीन मासिव कोalition ओवर 125 मेंबर सिग्नेटरी कंट्री। और मेंबरशिप रूल क्या है? ओरिजिनल रूल जो था प्री 2020 से पहले, तो व्हेन फाउंडेड मेंबरशिप वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सनसाइन कंट्री। ये सिर्फ सनसाइन कंट्री के लिए थे, जहां पर फुली और पार्शियली जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थे वहीं के लिए था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, करंट रूल क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट कर दिया, कैन ए कंट्री लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड द ट्रॉपिक जॉइन द ISA? तो यस, अब 2020 में क्या होगा, जो ISA फ्रेमवर्क अग्रीमेंट अमेंडमेंट हुआ, अब हर मेंबर स्टेट जो भी एलिजिबल हैं ज्वाइन करने के लिए हमारे ISA को, रिगार्डलेस देयर जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ हो, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। देन US एग्जिट, करंट अफेयर की बात करूँ तो फॉर हाई लेवल पेपर प्लीज इसे नोट करो, USA ने ज्वाइन किया था 2021 में, ऑफिशियली अनाउंस दे विड्रॉ अलायंसेस इन देयर अर्ली 2026। अब उन्होंने 2026 में इससे विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यस और फाइन इंडिया और फ्रांस कंटिन्यू इसे कोalition कर रहे हैं। देन अगर मैंने आपको पहले बताया वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस फ्लैगशिप को अच्छे से याद रखिए। मेगा विजन यही था, कंसेप्ट था कि सन नेवर सेट है, एक एंटायर प्लैनेट पे सेम टाइम पे कभी भी नहीं होता। तो हमें क्या करना, कनेक्ट करनी है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट एंड कंट्री एक्सपीरियंसिंग डे टाइम कैन ट्रांसमिट द चीप सोलर पावर टू कंट्री एक्सपीरियंस अ नाइट टाइम। ठीक है, तो हमने सबको कनेक्ट करके रखना है। 1000 स्ट्रेटेजी है कि ISA फंडिंग टारगेट वाज मोबिलाइजिंग 1000 billion 1 trillion investment in solar energy solution by year 2030 to scale down the cost of technology का globally। रिसेंट 2026 इनिशिएटिव की बात करूँ तो ISO ने एक लॉन्च किया है हाइड्रोजन एंड स्टोरेज स्टार्टअप चैलेंज। ये प्रूविंग करता है एक्सपेंडिंग बियॉन्ड जस्ट सोलर प्लेनेट, मूविंग इनटू बैटरी एंड ग्रीन हाइड्रोजन टेक। अब इंडियन डोमेस्टिक जो सोलर पुश है पंचमृत की बात करूं तो पासिव ग्रोथ इंडिया सोलर कैपेसिटी सर्व फ्रॉम 3 गीगावाट थी हमारी 2014 में, अब हमारे 141 गीगावाट हो गई 2026 में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में विंड और हाइड्रो को भी कमिट करता है, और 1/10 कंट्रीब्यूट करती है हमारे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, PM सूर्य घर योजना फॉर रेजिडेंशियल प्रमोशन करंट फ्लैगशिप स्कीम आई है, जो पुश करती है कि यस रूफटॉप पे आप सोलर इंस्टॉलेशन करो, जैसे कि बहुत ज्यादा जो PM सूर्य घर मतलब ऊपर से सोलर प्लेन लगाने के लिए मिलियंस ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। PM कुसुम स्कीम ये स्पेसिफिकली टारगेटेड रूरल सेक्टर के लिए, प्रोवाइडिंग फार्मर विद हेवीली सब्सिडाइज, मतलब सब्सिडी में वो सोलर पावर इरिगेशन पंप, जैसे कि डीजल कंजप्शन हमारा कम हो। थैंक यू सो मच। आज हमारा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है। प्लीज कम से कम आपको अगर अच्छे से स्टडी करना हो तो 3 आवर्स तो एक यूनिट को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। सी यू नेक्स्ट क्लास, और प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारा प्यार दो, जिससे कि हम जो लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचे उन्हें भी पता चले कि हाँ कहीं ये नोट्स हैं जहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।